गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, ओके। तो हमारा जो पिछला जो टॉपिक था हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये क्लास। अपना जो पिछला जो टॉपिक था वो हम डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ रहे थे, प्रदर्शन पढ़ रहे थे किसका? परासरण का। ठीक है, परासरण का हम क्या पढ़ रहे थे? प्रदर्शन पढ़ रहे थे। और मैंने ये बताया था कि मैं डायग्राम आपके पास, वैसे तो मैंने नोट्स भी भेज दिए हैं आपको, ठीक है, तो वो नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और बाकी आपको लिखना खुद था, शब्दों में मैंने बता दिया था आपको कि एक थिसिल कीप लेते हैं और उसे उल्टा ले लेते हैं, ठीक है। उसके एक सिरे पर हम पार्चमेंट पेपर यानी कि चर्म पत्र जो होता है, जो कि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह काम करता है, उसको बांध देते हैं। इसके अंदर शर्करा का घोल भर देते हैं, ठीक है, पानी में रख देते हैं इसको। और उसके पश्चात, ठीक है, हम देखते हैं कि कुछ समय पश्चात जो है वो शर्करा का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उसका रीज़न है परासरण। क्यों? क्योंकि पानी जो होता है वो हमेशा, यानी कि जो विलायक होता है, विलायक तो समझते हैं आप क्या होता है? पानी को कह रहे हैं हम यहाँ पे कि जो विलायक होता है वो अपनी खुद की सांद्रता, जो उसकी उच्च सांद्रता होती है, ठीक है, यानी कि जिधर पानी की अधिकता होती है वहाँ से, और अपनी खुद की निम्न सांद्रता की ओर क्या करता है? मूवमेंट करता है, गति करता है। ठीक है, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो दोहराने की चीज़ है वो फिर से बता देता हूँ आपको। इम्पोर्टेंटली जो दोहराने की चीज़ है वो सिर्फ एक यही है कि आपको इनमें भेद समझना होगा कि हम कहते हैं कि परासरण की परिभाषा क्या होती है। तो परासरण किसे कह रहे हैं? परासरण का अर्थ होता है कि परासरण एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो पानी जो होता है, यानी कि जो विलायक होता है, विलायक के जो अणु होते हैं, कण जो होते हैं, ठीक है, विलायक के अणु अपनी खुद की, अपनी उच्च सांद्रता से और अपनी निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। इसे हम परासरण कहते हैं। लेकिन एक चीज़ और देखने को मिलती है, जब हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, विलियंस की बात करते हैं, तो विलियन में आप हमेशा ये याद रखना कि विलियन की निम्न सांद्रता होगी, ठीक है, विलियन की निम्न सांद्रता से और विलियन की उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणु, ठीक है, गति करते हैं। क्योंकि विलियन जो होते हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो सांद्र हो सकते हैं या फिर अल्प हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि अति परासारी हो सकते हैं या फिर अल्प परासारी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर परासरण को हमने आपको समझाया था। आप एक चीज़ को याद रखना कि विलायक के अणु यहाँ पर, यानी कि जो जल के अणु होते हैं, वो अपनी खुद की जो सांद्रता होती है उससे उच्च सांद्रता से और निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हम चीज़ आपको पढ़ा चुके हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है परासरण के प्रकार। क्या है? ऑस्मोसिस जो होता है, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि परासरण के प्रकार। परासरण कितने प्रकार का होता है? परासरण के प्रकार को समझने से पहले एक चीज़ और याद रखनी है आपको। वो क्या है कि अल्प परासारी विलयन और अति परासारी विलयन क्या होते हैं। ये दो शब्द मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक होता है अल्प परासारी विलयन, ठीक है, और दूसरा होता है अति परासारी विलयन। अल्प परासारी विलयन और अति परासारी विलयन, ये दो विलयन जो हैं इनके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। परासरण के प्रकार आपके अंगुलियों पर होंगे, ठीक है, बड़े आसान हो जाएंगे आपके लिए। दोनों के परिभाषा जैसे ही आपको समझ में आएगी। तो अल्प परासारी विलयन का मतलब क्या होता है? अल्प, जैसा कि नाम है, अल्प परासारी विलयन, ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम हो। ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम हो। याद रखना इसे, आप बाएं दाएं कहीं भी नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। क्या कहा गया है कि अल्प परासारी विलयन वह होता है, वो एक घोल होगा, विलयन है, घोल होगा, आप विलयन भी लिख सकते हैं। ऐसा विलयन
जिसकी जो सांद्रता होती है वो कोशिका रस की सांद्रता से कम रहे। कम सांद्रता का मतलब क्या है कि कम सांद्रता का मतलब क्या है कि वो कैसा है, मान लीजिए कि अब दो अलग अलग घोलों की बात करें, ये बाहर का घोल है और ये अंदर हमारी कोशिका हो गई, ठीक है, और ये हमारी वोक्यूल्स हो गई। इसके अंदर जो घोल भरा हुआ है उसकी सांद्रता कैसी है, उसकी सांद्रता है ज़्यादा, ये ज़्यादा सांद्र है। लेकिन बाहर जो है, ठीक है, बाहर मान लीजिए कैसी सांद्रता है, कम सांद्रता। अब यहाँ सांद्रता के परिप्रेक्ष्य में आप एक चीज़ याद रखना कि जो कम सांद्र होगा वो तनु होगा, जो कम सांद्र है वो कैसा रहेगा, तनु होगा। और तनु कोई भी चीज़ कब होती है, जब उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। क्या होती है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कम सांद्रता है किसी घोल की, तो इसका मतलब उसमें पानी जो है वो ज़्यादा है, राइट, पानी जो है वो ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर जो विलायक है उसकी सांद्रता अधिक है। विलायक की सांद्रता यहाँ पर कैसी है, यहाँ विलायक की सांद्रता अधिक है, ठीक है, और विलेय की सांद्रता है ज़्यादा, विलेय की सांद्रता है कम, सॉरी, विलेय की सांद्रता कम, ठीक है। इसीलिए विलेय यानी कि जो हम मिला रहे हैं सांद्रता, और कोई भी विलयन कब सांद्र होगा कब वो तनु होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें विलेय आपने कितना मिलाया है, ठीक है। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है, समझने की बात सिर्फ यही है कि जो कम सांद्रता होगा उसमें विलायक की सांद्रता ज़्यादा होगी, ठीक है, और विलेय की सांद्रता होगी कम, और जो ज़्यादा सांद्र होगा इसमें विलायक की सांद्रता कम होगी, विलायक की सांद्रता कैसी होगी, कम होगी, ठीक है, और विलेय की सांद्रता होगी अधिक इनके मुकाबले आपस में, ठीक है। विलेय की सांद्रता कैसी होगी, अधिक होगी, समझ गए। तो परासरण की परिभाषा के अनुसार आपने देखा है कि परासरण एक वह प्रक्रिया होती है, या परासरण एक प्रकार का विसरण है जिसके अंदर विलायक के जो अणु होते हैं वो अपनी उच्च सांद्रता से और अपनी निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कम सांद्रता है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि विलायक की सांद्रता अधिक है, विलायक की सांद्रता कैसी है, यहाँ पर अधिक है, इसलिए पानी के कण यहाँ से कोशिका में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अल्प परासारी विलयन एक ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्प परासारी विलयन कहते हैं। इसके दूसरे विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत हम दूसरे की अगर परिभाषा देखें तो इसे आप अपने आप लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी कि एक ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका की रस की सांद्रता से ज़्यादा हो, ठीक है, कम है तो अल्प परासारी हो गया, और अगर कोशिका रस की सांद्रता से यानी कि घोल की सांद्रता अगर कैसी है, ज़्यादा है, घोल की सांद्रता कम है कोशिका रस की सांद्रता से, तो वो अल्प परासारी विलयन हो जाता है। और यदि घोल की सांद्रता कैसी है, घोल की सांद्रता अगर मान लीजिए जो कोशिका रस है उसकी सांद्रता से ज़्यादा है तो वो अति परासारी विलयन हो जाता है, राइट। तो दो प्रकार के विलयन हैं, इनकी दोनों की परिभाषाएं आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है परासरण के प्रकार को समझने के लिए। अब हम बात करते हैं परासरण कितने प्रकार का होता है। नंबर 1 अंतः परासरण, यहाँ से आप नोट करना शुरू करेंगे, क्या है, अंतः परासरण, अंतः परासरण, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक छोटी सी लाइन में आपको बताता हूं कि यदि किसी भी कोशिका को, यदि किसी कोशिका को किस में रख दें हम, अल्प परासारी विलयन में रख दें, परासारी घोल में रख दें या अल्प परासारी विलयन में रख देते हैं, तो क्या होगा। सपोज कीजिए, दिमाग लगाइए, बड़ा आसान सा आपके सामने मैंने परिभाषा बता दी। अब मान लीजिए कि आपके पास क्या है, ये एक पात्र है,
ठीक है, और ये इसके अंदर कोई भी कोशिका है, समझ गए। अब इस कोशिका को आपने अल्प पराशरी विलयन में रख दिया। अल्प पराशरी विलयन क्या होता है? अल्प पराशरी विलयन वह होता है जिसके अंदर क्या होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बाहर अब यहाँ पर दो सॉल्यूशन हो गए परासरण की प्रक्रिया के लिए। यहाँ पर हमारी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ये अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करेगी। सवाल वहीं की वहीं आकर खड़ा हो गया, क्या कि हमने कोशिका को कैसे किस में रख दिया? अल्प पराशरी विलयन में। अल्प पराशरी विलयन का मतलब कि एक ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम है, ठीक है। तो यहाँ सांद्रता कम है लेकिन अंदर सांद्रता अधिक हो गई। लेकिन बात यहाँ पर विलायक के सापेक्ष में देखें तो यहाँ विलायक की सांद्रता अधिक है लेकिन अंदर विलय की सांद्रता अधिक है, ठीक है, और अंदर विलायक की सांद्रता कम है। तो हमेशा क्या होता है कि विलायक के जो कण होते हैं, विलायक के जो अणु होते हैं, वो अपनी उच्च सांद्रता से और निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा ये कि जब किसी भी कोशिका को आप अल्प पराशरी विलयन में रख देंगे तो पानी जो होता है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देगा कोशिका के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? अंतःपराशरण कहते हैं, जिससे कोशिका जो होती है वो फूल जाती है। किशमिश का उपयोग आपने देखा होगा, किशमिश को जब हम पानी में डाल देते हैं, हालांकि किशमिश का एग्जाम्पल हम जीव द्रव कुंचन और विकुंचन में ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन यहाँ भी उसको हम समझा सकते हैं। जब आप किशमिश को किस में डाल देते हैं? पानी में डाल देते हैं, तो सेम अंतःपराशरण की स्थिति बन जाती है, क्योंकि किशमिश के अंदर जो है सांद्रता जो होती है विलय की वो ज़्यादा होती है, लेकिन बाहर विलायक की सांद्रता ज़्यादा होती है। अंदर पानी कम है, बाहर पानी ज़्यादा है, और पानी हमेशा अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस, और पानी जो होता है वो किशमिश के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देता है, और होता क्या है कि किशमिश फूल जाती है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसकी पूरी परिभाषा लिखें तो क्या होगा कि यदि किसी कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है, ठीक है, अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है या रखने पर जल के अणु जो कि इस विलयन में मौजूद हैं, ठीक है, जल के अणु कोशिका में प्रवेश करने लगते हैं, कोशिका में प्रवेश करने लगते हैं, तथा कोशिका कैसी हो जाती है? तथा कोशिका स्फीति हो जाती है, ठीक है, कैसी हो जाती है? स्फीति हो जाती है। ये जो प्रोसेस होती है इस प्रक्रिया को हम अंतःपराशरण कहते हैं, समझ गए। स्फीति का मतलब फूल जाती है, ठीक है। सिकुड़ना वैज्ञानिक परिभाषा में, विज्ञान की परिभाषा में जो फूलना होता है उसे स्फीत होना कहते हैं, और जो सिकुड़ना होता है उसे स्लथ होना कहते हैं। ये दो शब्द याद रखना। स्लथ का मतलब पिचकना, सिकुड़ना, और स्फीत का मतलब, ठीक है, स्फीत का मतलब क्या हो गया? मोटा हो जाना, समझ गए, मोटा मोटा हो जाना। घबराना मत, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अब आप क्या कर सकते हैं? इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आप कर सकते हैं कि जो हमारा दूसरा जो प्रकार है उसे आप परिभाषित स्वयं कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? नंबर 2, बहिपराशरण। बहिपराशरण, ठीक है। यहाँ पर हम घोल लेंगे अतिपराशरी। कैसा लेंगे? अतिपराशरी। सेम टू सेम वैसी परिभाषा होगी यदि क्या करें? यदि किसी कोशिका को किस में रख दिया जाए? यदि किसी कोशिका को किस में रख दें हम? अतिपराशरी विलयन में रख दें। अतिपराशरी विलयन में रख देते हैं तो क्या होगा? होगा ये कि जल के अणु
कोशिका से बाहर की तरफ विलयन में आने लगेंगे। कोशिका से किस में आ रहे हैं? विलयन में प्रवेश करते हैं, जिससे कोशिका क्या हो जाती है? अभी शब्द बताया था आपको मैंने, जिससे कोशिका कैसी हो जाती है? स्लथ हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, कैसी हो जाती है? स्लथ हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है। तो बिल्कुल उससे उल्टा है कि यदि किसी कोशिका को अति परासारी विलयन में रख दिया जाए तो क्या होगा कि जल के अणु जो होते हैं वो कोशिका से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है? तो होने का मतलब क्या है? होता क्या है कि कोशिका जो होती है वो स्लथ हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, ऐसा ये दो प्रकार हैं पराशरण के, अंतःपराशरण और बहिःपराशरण। इन्हें आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात जो अगला टॉपिक है हमारा वो है पराशरण के महत्व। पराशरण का महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है ऑस्मोसिस के। ठीक है, पहला तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपके लिए ऐसा घर में कौन सा उपकरण है जो पराशरण की प्रोसेस पे कार्य करता है, तो आप क्या बताएंगे? RO। हालांकि इसे आप उपयोग में नहीं लिख सकेंगे क्योंकि हम प्लांट के सापेक्ष में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि हमारे घर में लगा हुआ जो RO होता है माय डियर स्टूडेंट, वो RO पराशरण पद्धति पर कार्य करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर फिल्टर लगे हुए होते हैं पार्चमेंट पेपर के, और आप जानते हैं कि पार्चमेंट जो पेपर होता है वो एक किस तरह काम करता है? एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करता है। ठीक है, और अर्धपारगम्य झिल्ली वे होती हैं जिनसे केवल विलायक के अणु जो होते हैं वो पार जा सकते हैं, विलय के नहीं। और आप जानते हैं कि हमारा जो आजकल जो हम पानी जो पीते हैं उस पानी में बहुत सारे एलिमेंट्स घुले हुए होते हैं, जैसे कि फ्लोराइड होता है, पारा होता है। तो इन सब को बाहर निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक अर्धपारगम्य झिल्ली का, पार्चमेंट पेपर का, फिल्टर का उपयोग किया जाता है, जिससे केवल क्या जा सकते हैं? जल के अणु आगे जा सकते हैं, और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इस पार्चमेंट पेपर में फंस कर रह जाते हैं। ठीक है, तो यही RO होता है जहाँ पार्चमेंट पेपर एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है। इसे ही हम RO अंग्रेजी के शब्द हैं। ठीक है, पुनः पराशरण यानी कि रिवर्स क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑस्मोसिस मीन्स क्या होता है? पराशरण। तो ये तो हमारा एवरीडे साइंस में एक घरेलू गैजेट्स है जिसका उपयोग हम करते हैं पराशरण के रूप में। लेकिन अगर हम पौधों के सापेक्ष देखें तो पराशरण के क्या महत्व हो सकते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि पराशरण जो होता है, पहला कि मूल रोमों के द्वारा, जो मूल रोम होते हैं उन मूल रोमों के द्वारा पानी का जो अवशोषण है और साथ ही साथ उसका वितरण है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, वो किसके कारण होता है? वो पराशरण के कारण होता है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मूल रोमों के द्वारा अवशोषित पानी जो होता है उसका पौधे की विभिन्न कोशिकाओं में पहुँचने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? वो जो संभव है किसके कारण होती है? वो पराशरण के कारण होती है। ये पहला है। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें महत्व के, तो दूसरा जो महत्व है कि कोशिका की जो स्फीति अवस्था है वो हमेशा पराशरण पर निर्भर करती है। ठीक है, कोशिका की कौन सी अवस्था? स्फीति अवस्था। आप जानते हैं कि कोशिकाएं हमेशा स्फीत रहती हैं, टर्गट रहती हैं, स्लथ नहीं होती है। चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, ठंड कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पाला जमा हुआ है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा ताप है, तो ऐसी स्थिति में भी आपने देखा होगा कि कोशिकाएं कैसी रहती हैं? स्फीत रहती हैं। और कोशिकाओं के स्फीत रहने का कारण क्या है? पराशरण है। तो दूसरा आप लिख सकते हैं कि कोशिकाओं के स्फीत होने का कारण क्या होता है? पराशरण होता है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि पौधे के विभिन्न जो अंग होते हैं वो तो उसी में आ गया, वहाँ तक जो पानी होता है वो भी पराशरण के माध्यम से ही पहुँचता है। ठीक है, ओके।
तो परासरण जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पौधों के लिए। स्फीति बना रहता है ताकि पौधे जो होते हैं वो दो कंडीशन होती है, एक हम कहते हैं हिमीकरण जिसे फ्रीजिंग कहते हैं, पाला पड़ना। कभी आपने सर्दियों के मौसम में देखा होगा, याद ही नहीं आती हैं सर्दियाँ तो, क्यों इतनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है कि भूल से गए हम। ठीक है, कल्पना कीजिए कि इस समय आपसे कोई ये कहे कि आपको रज़ाई में सोना है, ठीक है, या फिर आपसे कोई ये कहे कि आपको क्या करना है, स्कूल में स्वेटर पहन के आनी है, तो आपके साथ क्या होगा, आपके दिमाग में क्या होगा? ठीक है, आपके दिमाग में एक खलबली मच जाएगी। क्यों? और आप सोचेंगे कि या तो गुरुजी पागल हो गए या फिर हम पागल हो गए। क्यों? क्योंकि ऐसी गर्मी में कह रहे हैं कि आपको रज़ाई लेके ओढ़नी है और आपको स्वेटर पहननी है, ऐसा ही है। तो बात यहाँ पर यही आती है कि हम सर्दियों को भूल गए। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, बदलना प्रकृति का क्या है, एक गुण है कि जो हमेशा अपने आप को चेंज करती रहती है, ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं। गर्मी है, मैं मानता हूँ कि आप सब परेशान हैं, ठीक है, पसीने से आपको घमौरिया हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्या हैं, परेशान कर रही हैं। गर्मी में बदबू है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो चली जाएंगी, महीने 2 महीने में फिर सर्दियाँ आएगी और फिर हिमीकरण होगा। ठीक है, तो सर्दियों में जो पाला पड़ता है उस पाले को ही हम हिमीकरण कहते हैं, और उस पाले से जो पौधे बचे रहते हैं उसका भी कारण क्या होता है, उसका भी कारण माय डियर स्टूडेंट परासरण ही होता है। ठीक है, या फिर शुष्कन की जो स्थिति होती है, डेजिग्नेशन की जो प्रोसेस होती है, शुष्कन, शुष्कन का मतलब जैसा कि आज के समय में हो रहा है, आप सभी भगवान से ये अरदास कर रहे हैं कि बारिश हो जाए। कल एक मैं आपको बताता हूँ कि कल मेरे पास एक फ़ोन आया, ठीक है, फ़ोन मेरे एक रिश्तेदार का था, और अचानक मैं क्या कर रहा था कि बाहर चारपाई पे घर के बाहर लेटा हुआ था और किसी से कुछ नहीं बोल रहा था, और मैं आसमान की तरफ देख रहा था। अचानक फ़ोन आ जाता है, ठीक है, और सीधे सीधे जो हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, जिनका फ़ोन आया था वो मुझसे पूछते हैं कि भाई ये कर रो सा, ठीक है, तो मैं यही कहता हूँ कि भाई मैं आकाश कानी यानी कि हमारा जो आसमान है उसकी तरफ देख रहा हूँ। तो बोले क्यों? तो क्यों का जवाब तो आप सबको पता ही है कि मैं ये सोच रहा था कि भगवान बारिश कर दे, ऐसा ही है। तो आज उसका कारण क्या था मेरे सोचने का? मैं प्राकृतिकविद आदमी हूँ, पर्यावरण प्रेमी हूँ। मैंने इस शुष्कन के माहौल में भी मैंने आपको एक लिंक भी भेजा था कि बेटा 12 जुलाई तक क्या चल रहा था, हम उत्सव पर्व मना रहे थे, और हम उत्सव मना रहे थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं। लेकिन आपने शायद किसी ने नहीं लगाए, लेकिन मैंने अपने ग्राम के स्कूल में और अपने घर में 5 पौधे लगाए हैं, जो कि मेरा हर साल का लक्ष्य होता है। ठीक है, तो मैंने कितने पौधे लगाए हैं? 5 पौधे लगाए हैं। आपने शायद नहीं लगाए होंगे, तो अभी भी समय है, ज़रूर लगाना। 1-2 पौधे तो अपने जीवन काल में ज़रूर लगाने चाहिए, ताकि प्रकृति जो है वो बची रहे। वरना प्रकृति एक दिन आपसे ऐसा बदला लेगी कि आप चारों खाने चित्त हो जाएंगे, जैसा कि कोरोना, समझ गए? इसी तरह की कोई और भयानक बीमारी आ जाएगी। तो शुष्कन शब्द जो है वो आज के परिप्रेक्ष्य में लागू होता है कि आज के समय में मौसम जो है वो बड़ा, ज़मीन में पानी नहीं है, वायुमंडल जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो शुष्क हो चुका है। जून के महीने में तो बहुत ज़्यादा शुष्क था, अब तो थोड़ी ह्यूमिडिटी बढ़ी है। इस शुष्कन से भी पौधों को बचाने में कौन मदद करता है? परासरण ही करता है। ठीक है, तो ये इसके महत्व थे। आप कहेंगे साहब आपने तो लिखे ही नहीं, लिख देंगे भाई, ठीक है, आपको नोट्स भेज देंगे, घबराते क्यों? ओके, और ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो जैसे आप मुस्कुरा रहे हो। हाँ, ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे परासरण के प्रकार। अब इसके पश्चात 2 बीच में छोटे छोटे टॉपिक आ जाते हैं। वो क्या आ जाते हैं? जीव द्रव कुंचन और जीव द्रव विकुंचन। क्या हैं? जीव द्रव कुंचन और जीव द्रव विकुंचन। जीव द्रव विकुंचन, ठीक है, ज़्यादा
वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाना तो पड़ेगा ही कि जीव द्रव कुंचन क्या है और जीव द्रव विकुंचन क्या है। नाम आपने सुना होगा, जैसा कि पादप कोशिका को अगर हम अति परासारी विलयन में रख देते हैं, देखिए ये आपके पास मान लीजिए कोई भी पादप कोशिका है, यदि पादप कोशिका को लंबे समय तक, थोड़े समय नहीं लंबे समय तक क्या करते हैं, अति परासारी विलयन में रख देते हैं। किसमें? अति परासारी विलयन में रख देते हैं, तो वो क्या होगा, अरे अभी पढ़ाया था आपको बहिःपराशरण। अति लंबे समय तक आप क्या रख देते हैं, उसको अति परासारी विलयन में रख देते हैं, तो क्या होता है, अति परासारी विलयन में रखने पर क्या होगा कि जल कोशिका से बाहर निकलता रहेगा। ठीक है, जल क्या होगा, जल कोशिका से बाहर निकलता रहेगा। ठीक है, लगातार धीरे 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 जल जो होता है वो कोशिका से बाहर निकलता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, तथा कुछ समय पश्चात क्या होगा, तथा कुछ समय पश्चात क्या होगा कि पानी तो सारा बाहर निकल गया और कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है, पश्चात कोशिका का जीव द्रव्य सिकुड़कर, कोशिका का जीव द्रव्य क्या होता है, सिकुड़कर कैसा हो जाता है, कोशिका का जीव द्रव्य सिकुड़कर एक तरफ या एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इकट्ठा हो जाता है, यानी कि कोशिका, कहने का मतलब है कोशिका से पानी तो सारा निकल गया, मान लीजिए कि ये क्या था, एक अति परासारी विलयन है, चीनी का जबरदस्त घोल है। कहने का मतलब ये है कि चीनी का जबरदस्त घोल है। जबरदस्त तो का मतलब कैसा हो गया, ये हो गया अति परासारी विलयन। कैसा हो गया, अति परासारी विलयन हो गया। और इसके अंदर आपने कोशिका एक रख दी, मान लीजिए आपने फूली हुई किशमिश रख दी इसमें। ठीक है, फूली हुई किशमिश को रख देते हैं, तो क्या होगा, लंबे समय तक जब आप रखेंगे तो आप बहिःपराशरण प्रोसेस पढ़ चुके हैं कि यहाँ से पानी जो होता है इससे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। कोशिका से पानी जो होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि कोशिका की स्थिति कैसी हो जाती है, मान लीजिए कि ये हमारी कोशिका है और ये इसके अंदर का जीव द्रव, तो सारा का सारा जो जीव द्रव है, कोशिका की स्थिति इस प्रकार की हो जाती है और जीव द्रव सारा एक कोने में जाकर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, यानी कि कोशिका जो होती है वो पिचक जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। क्या कहेंगे कि पादप कोशिका को लंबे समय तक अति परासारी विलयन में रख देने पर जल कोशिका से बाहर निकलता रहेगा, तथा कुछ समय पश्चात कोशिका का जीव द्रव्य सिकुड़ कर एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम जीव द्रव्य कुंचन के नाम से जानते हैं। अब आप दूसरी परिभाषा खुद लिख सकते हैं, वो है जीव द्रव्य विकुंचन। जीव द्रव्य विकुंचन का मतलब क्या है, जीव द्रव्य विकुंचन का मतलब है कि यदि उसी सिकुड़ी हुई कोशिका को, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसी सिकुड़ी हुई कोशिका को यदि आप कैसे विलयन में रख दें, अल्प परासारी विलयन में रख दें, या ये कहें कि पानी में डाल दें, अल्प परासारी विलयन में अगर आप रख देते हैं तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। ठीक है, प्रीति आप बताओ, देख रहे हो ना वीडियो, ठीक है, और कविता भी देख रही है। हर्षोद पूछती है कि सर गूगल मीट, बेटा यहाँ पर जो है नेटवर्क बहुत वीक होता है, इसलिए हम गूगल मीट पे ऑनलाइन क्लासें आपकी नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कि 2-4 दिन बाद इस कंडीशन में बदलाव आ जाए। ठीक है, ट्राईपैड और हमने माइक वगैरह जो है वो मंगाए हैं, फिर से आपका ऑनलाइन भी रहेगा, और यूट्यूब पे हम ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश करेंगे आपको बजाय गूगल मीट के। अभी तो जो वीडियो बना रहे हैं, जो PDF भेज रहे हैं आपको, उन्हीं से काम चलाइए, ये भी अच्छा तरीका है, बुरा नहीं है। ओके।
तो क्या पूछा है मैंने कि यदि कोशिका को आपने कैसे विलयन में रखा, अल्प परासारी विलयन में रख देते हैं तो क्या होगा कि अल्प परासारी विलयन में रखने पर जो जल होता है वो विलयन से और कोशिका के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देता है, ठीक है। और कुछ समय पश्चात कोशिका जो होती है वो यानी कि उसका जो जीव द्रव्य होता है वो कैसा हो जाता है, फैलना शुरू कर देता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य विकुंचन, अर्थात जो उसका कुंचन हुआ था वो धीरे धीरे अब कम होने लगा है। लेकिन ज़्यादा कोशिका डेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये दो हैं, इनके मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा आज 100% 5 कंप्लीट चैप्टर की पीडीएफ मैं आपको लिंक यानी कि आपके मोबाइल पे भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, उसे आप नोट कर लेना वहाँ से जो भी लिखना होगा आपको, ठीक है। समझाने के लिए मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। यहाँ तरफ हम जो नॉर्मल चीज़ें थी विसरण और परासरण के बारे में वो पढ़ चुके हैं। इसके पश्चात हम विभिन्न प्रकार के दाबों के बारे में पढ़ेंगे जो कोशिका के अंदर उत्पन्न होते हैं। एक जो कोशिका होती है उस कोशिका में पानी के प्रवेश करने, उसके बाहर निकलने की प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। लेकिन कोशिका में पानी के प्रवेश करने और बाहर निकलने से उस कोशिका में कुछ विशेष प्रकार के दाब उत्पन्न हो जाते हैं। इन दाबों को पढ़ना भी ज़रूरी होता है, जैसे परासरण दाब, विसरण दाब, डीपीडी, विसरण दाब न्यूनता, स्फीति दाब, ये सारे जो दाब हैं ये हम कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।